नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट या तथ्य होते हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस कवर करते हुए चलते हैं। और साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? साथियों, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम या पश्चिम बंगाल। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम राज्य में यह आयोजित की गई है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। असम में आज पहली गंगा नदी डॉल्फिन का टैग किया गया है, जो वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, असम वन विभाग और अरण्यक द्वारा किया गया है। आइए और देखते हैं। ऑर्गस सैटेलाइट सिस्टम के संगत हल्के टेक डॉल्फिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप को कम करता है। इस परियोजना को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत राष्ट्रीय चंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। इसे IUCN और सिटीज के तहत परिशिष्ट फर्स्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? आपके ऑप्शन है साथियों, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस या भारत। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रशिया द्वारा ये वैक्सीन को विकसित किया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रशिया ने mRNA आधारित कैंसर उपचार वैक्सीन को विकसित किया है, जिसे वो कब लॉन्च करेगा? 2025 के शुरुआत में, और ये अपने नागरिकों को मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है। वैक्सीन की कीमत राज्य को प्रति खुराक जो रहेगी वो 3 लाख रूबल, अगर हम US डॉलर में बात करें तो 2869 है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने के लिए रोगी के ट्यूमर से आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करती है। यह कैंसर कोशिकाओं पर अद्वितीय प्रोटीन एंटीजन को लक्षित करने के लिए एंटीबॉडी को उत्तेजित करके काम करता है, जिससे उन्हें प्रभावी रूप से नष्ट किया जा सकता है। और रूस में कैंसर की दर बढ़ रही है। 2022 में 6,32,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जिनमें कोलन, स्तन और फेफड़ों के कैंसर शामिल है। इसी तरह के व्यक्तिगत टीके अमेरिका ने भी ग्लाइब्लोब्लास्टोमा और यूके के मेलानोमा में परीक्षण के तहत हैं, जो आशाजनक परिणाम दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका और यूके ने भी, अभी उनके यहाँ पे परीक्षण चल रहे हैं, बट उन्होंने भी अभी ये वैक्सीन तैयार नहीं की है, पर रशिया ने सबसे पहले ये उपलब्धि हासिल की है। और साथियों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रशिया ने ये भी कहा है कि उनके नागरिक के साथ साथ जो उनके मित्र मुल्क हैं उनको भी वो वैक्सीन साझा करने के लिए तैयार है। अब इसकी कीमत कितनी होगी अभी तो ये डिसाइड नहीं होगा, बट जब ये प्रोवाइड करेंगे तब ये डिसाइड हो पाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको बिल्कुल आप याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपके ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में ये वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की योजना गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता आवास बनाने की है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। यह उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चंबल नदी के किनारे खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन परिस्थिति के क्षेत्र में स्थित है। 1974 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह 368 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इस अभ्यारण्य को कब, कौन से साल में घोषित किया गया है, तो ये आप याद रखें। और अभ्यारण्य में पहाड़ियाँ और पठार और गांधी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र सहित विविध स्थलाकृति हैं, जो इसकी परिस्थिति की समृद्धि को बढ़ाती हैं।
आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? साथियों इसमें आपको नोडल मंत्रालय बताना है। आपके ऑप्शन हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों नवंबर में भारत के सोने का आयात 3 गुना बढ़कर रिकॉर्ड $14.8 बिलियन हो गया। इसके बाद वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS द्वारा विस्तृत जांच की गई। इसकी जांच की गई कि क्यों इतना बढ़ गया है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DGCIS नीति निर्माताओं और व्यापारी और शोधकर्ताओं के लिए व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक डेटा एकत्रित, संकलित और प्रसारित करता है। मतलब नीति निर्माताओं के लिए, व्यापारी और शोधकर्ताओं के लिए ये क्या करता है, ये एक डेटा को एकत्रित करता है, संकलन करता है और प्रसारित करता है। ठीक है, शेयर करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। ये भारत का सबसे पुराना बड़े पैमाने का डेटा प्रोसेसिंग संगठन है जो डेटा को प्रोसेस करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है साथियों? कोलकाता में। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? सर विलियम डब्ल्यू हंटर, जो कि 1871 में थे, 1871 में। DGCIS रेल, नदी, हवाई मार्ग से अंतरराज्यीय माल की आवाजाही पर अंतर्देशीय व्यापार सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि कितना हमारा जो आयात है वो बढ़ चुका है सोना का, तो आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। $14.8 बिलियन हो गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, कोलकाता में है। और पहले महानिदेशक कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? साथियों आपके जो ऑप्शंस हैं जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई या भोपाल। इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें साथियों। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई में इस सेंटर को लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सेना द्वारा जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर AAAIC का उद्घाटन किया गया है। ये केंद्र सेना के ऑपरेशनल उत्कृष्टता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? AI संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य निर्णय लेना, परिचालन दक्षता और भविष्य के संघर्ष के लिए तैयारी को बढ़ाना। इसका मतलब ये है कि हम जो भी अब हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमको निर्णय लेना हो, ठीक है, और हम कैसे हमारी एनहेंस कर सकें सारी एबिलिटी को, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम AI की मदद लेंगे, ताकि हम उसके साथ क्या क्या हम डिफ़िकल्टीज जो आ रही हैं उसको हम रिजॉल्व जल्द से जल्द कर सकें, और क्या क्या इसमें इनोवेशन की आवश्यकता है वो भी हम साथ में करते चलें। यही इसका उद्देश्य है। साथियों आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय दक्षिण कोरिया को घेरे हुए है? आपके ऑप्शन है साथियों पीला सागर, जापान सागर जिसको पूर्वी सागर कहते हैं, कोरिया जल डमरू मध्य या दक्षिण चीन सागर। आपके ऑप्शन है साथियों केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सारे जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तीन है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दक्षिण कोरिया इनसे घिरा हुआ है। पश्चिम में पीले सागर, पूर्व में जापान सागर जिसको पूर्वी सागर कहते हैं, और दक्षिण में कोरिया जल डमरू मध्य जो पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण कोरिया की सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं, और दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। अभी हाल ही में साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा ही चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पे मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया था उनके प्रेसिडेंट के द्वारा। तो साथियों दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? वहाँ की कैपिटल सियोल है। और करेंसी कौन सी यूज़ की जाती है वहाँ पे? साउथ कोरियन वॉन। और उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हू सुक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में था। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके कथन है साथियों, EMRS पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है। दूसरा, EMRS प्रवेश के भीतर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के लिए 2020 में 10% उप कोटा पेश किया गया था। या तीसरा, आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी NESTS सभी EMRS का प्रबंधन करती है। तो हमको इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। केवल एक ही जो है फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वही सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS विशेष रूप से भारत भर में किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए भारत सरकार की एक योजना है। ठीक है, यह जनजाति मामलों में मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है और इसे वर्ष 1987 और 88 में पेश किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में किस राज्य में बंगलार बारी आवास योजना शुरू की गई है? साथियों, आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या असम। साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। थोड़ा सा हिंट वहां पे आपको मिल रहा है। साथियों, इसका उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में बंगलार बारी आवास योजना शुरू की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। उन्होंने बंगलार बोरी आवास योजना की पहल की है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कराना है। और इस योजना के तहत क्या है? प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1,20,000 रुपये मिलेंगे, जो 60,000 की 2 किस्तों में मिलेंगे। मतलब पहली किस्त में आपको 60,000 मिलेंगे जो भी आप निर्माण वो करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी किस्त में आपको दूसरा अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए घर बनाने की ये योजना है और वो अपना घर प्राप्त कर सकेंगे। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है साथियों रामावत सिंह, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, रामबरन यादव या अभिमन्यु सिंह। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो किसके द्वारा किया गया? नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा राम प्रसाद पौडेल ने 18 दिसंबर 2024 को डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत फिर से नियुक्त किया है। मतलब इससे पहले भी वो यहाँ पर राजदूत थे। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक नोटिस में ये जानकारी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि शर्मा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है। उनका पिछला कार्यकाल जो था वो मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शन है साथियों 6.2, 6.3, 6.4 या 6.6%। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया है। किसने? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च संस्थान है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जो कि चालू वित्तीय वर्ष 2025 फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें अनुमानित 6.4 से वृद्धि अधिक है। अभी जो हमारा जो चल रहा है वृद्धि रेट चल रहा है वो 6.4 है और इस संस्था ने नेक्स्ट ईयर के लिए 6.6 का अनुमान लगाया है। और यह वृद्धि मुख्य रूप से निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित होने की उम्मीद है। अगर इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में आने वाले साल में अगर हमें वृद्धि दिख रही है तो इसका मतलब यही है कि मुख्य रूप से क्या होगा कि जो निवेशक हमारे यहाँ देश में निवेश करेंगे उसमें वृद्धि होना स्वाभाविक है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एशियाई रोलबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है साथियों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा या तमिलनाडु। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। गोवा में चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसका आयोजन मडगांव के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में किया जा रहा है। यह आयोजन 17 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि गोवा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री गोविंद गोंडे के नेतृत्व में शुरू हुआ है। ये चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? आपके ऑप्शन है साथियों इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर 217 4 विकेट पर दर्ज किया है। ये उपलब्धि उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 मैच में हासिल की है। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेला गया है। मैच में स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों पर 77 रन बनाए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है साथियों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित स्वप्न चौधरी या ऑप्शन टी अमजद अली खान। तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित स्वप्न चौधरी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं और पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्था को वर्ष 2023 के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया? साथियों आपके ऑप्शन है राग न्यास, सानंद न्यास, सप्तक न्यास या सुराण न्यास। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सानंद न्यास को राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंदौर की एक संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे रिलेटेड साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ पुर्तगाली शासन के कितने वर्ष समाप्त हो गए हैं? आपके ऑप्शन है साथियों 350, 451, 200 या 500। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 451 वर्ष समाप्त हुए हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 451 वर्षों के उपनिवेशिक कब्जे के बाद 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ है। इसके पहले यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन चलता था। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सैन्य अभियान के कारण गोवा आज़ाद हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑपरेशन विजय। उसके तहत गोवा को आज़ाद कराया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन विजय गोवा की मुक्ति दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 36 घंटे के सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसने पुर्तगाली नियंत्रण को समाप्त कर दिया है और गोवा को भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आपके ऑप्शन है साथियों अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, स्टेन कीर है या चेतन भगत। माफ़ी चाहूँगा साथियों, सही ऑप्शन स्टेन कीर है, ना कि कीर है। इनका सही नाम स्टेन कीर है। इसको बिल्कुल आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शन से इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है आमिर खान, नीरज चोपड़ा, सलमान खान या बजरंग पूनिया। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सलमान खान। उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को खो खो विश्व कप के पहले संस्करण को बढ़ावा देने के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि खो खो की पहुंच और ज़्यादा देशों में पहुंचे और ज़्यादा इसको सम्मान मिले। खो खो विश्व कप 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली जी में आयोजित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 195वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन है साथियों, डॉक्टर मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह या नरेंद्र सिंह तोमर। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 19 दिसंबर को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 195वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित रहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी बैठक में किसने किसकी अध्यक्षता की है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है दुबई, दोहा, मनाली या नई दिल्ली। साथियों इसका उत्तर सही देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं कि भारत अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। इसका ड्यूरेशन है। विश्व पैरा एथलेटिक्स की यह 12वीं चैंपियनशिप है और चौथी बार एशिया में आयोजित की जा रही है। साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी चैंपियनशिप है और ये एशिया में कितनी बार आयोजित की जा रही है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक संस्कृति उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली या जर्मनी। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ हमने क्या किया कि एग्रीमेंट किया है। यह परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। बता दें कि नई दिल्ली में 19 दिसंबर को विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय के बीच ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप 2026 से एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू करेगा? साथियों आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप 2026 से एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। 3 साल के बाद छात्र 2 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 4 साल पूरे करने वाले 1 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। तो साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। साथियों आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।